आज आप लोगों को कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट, या आपका CE 309 है, इसका यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वह है डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो निर्माण कार्यों के प्रकार। तो अगर आपके ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आपको उसमें उसके टाइप्स बताने होंगे और फिर उसको आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होगा। फिर एग्जांपल देके आपको बताना होगा कि किस टाइप के कंस्ट्रक्शंस आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आएंगे। ठीक है, तो अब आपके जो कंस्ट्रक्शंस है वो 3 टाइप में डिफाइन किए गए हैं। एक तो लाइट कंस्ट्रक्शन है, एक हैवी कंस्ट्रक्शन है, एक आपका इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन है। तो लाइट कंस्ट्रक्शन को अपन हिंदी हल्के कंस्ट्रक्शन कहेंगे, हैवी को भारी कंस्ट्रक्शन कहेंगे, और इंडस्ट्रियल को औद्योगिक कंस्ट्रक्शन कहेंगे, निर्माण कार्य कहते हैं। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में निर्माण कार्य कहते हैं। ठीक है, तो आपके अगर हल्के कंस्ट्रक्शन वर्क का मतलब जैसे इसके नाम से हमको प्रतीत होता है कि जिसका जो कंस्ट्रक्शन वेट है, या फिर अपन ऐसे स्ट्रक्चर का है जो कि हल्के हैं, यानी कि उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो ज़्यादा हैवी नहीं है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, छोटा स्ट्रक्चर है। अब छोटा स्ट्रक्चर होगा उसी में कम मटेरियल लगेगा, तो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसका कि लाइट वेट हो और वह एक बहुत लंबे का समय के लिए नहीं बनाया गया, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बनाया गया। उसके लिए जो अवेलेबल मटेरियल है वो भी हम आसपास के एरियाज से ही ले लें, और उसके अलावा इसमें ज़्यादा स्किल्ड लेबर की भी हमको ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन वर्क को अपन लाइट कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल कहें वो हम कहेंगे आवासीय, यानी जिस रेजिडेंशियल एरिया या रेजिडेंशियल हाउस या स्कूल, कार्यालय, भवन या सड़कें, यानी ये छोटे छोटे बिल्डिंग्स होती है जो कि बनाई जाती है छोटे पर्पस के लिए। उसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें हैवी कंस्ट्रक्शन। हैवी कंस्ट्रक्शन लाइट कंस्ट्रक्शन का जस्ट अपोजिट है। तो यानी कि अगर आपका बहुत भारी स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए बनाया जाता है, बहुत लंबे समय तक उसका कंस्ट्रक्शन चलता है, जैसे हम लोग फ्लाईओवर वगैरह देखते हैं, तो ये 2-2 3-3 सालों तक इनका कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, यानी बहुत लंबा स्पान चाहिए होता है जिसमें कि ये कंस्ट्रक्शन होता है। और उसके अलावा ये ऐसे कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है जो जो जिसके लिए अपन को बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग या मतलब स्किल्ड लेबर भी स्किल्ड होना चाहिए, और उसके अलावा उसमें आपको टेक्निक्स मतलब न्यू इक्विपमेंट्स और ये सब का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सब आपका हैवी कंस्ट्रक्शन है। तो इसके अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो वो क्या होता है, रेलवे पुल होते हैं, बांध होते हैं, सुरंग होते हैं, या बहुमंजिला इमारत। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स बन रहे हैं, तो ये सब आपके एक लार्ज कंस्ट्रक्शन है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये इसमें आप सिंपल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे और आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको जैसे आप लोग देखते होंगे कि क्रेन्स लगी रहती है, आपका जो सामान है वो क्रेन्स की मदद से इधर से उधर, नीचे से ऊपर भेजा जाता है, या फिर आपस में भी इधर से उधर मूव करने के लिए क्रेन्स लगाई जाती है। यानी आपको ज़्यादा मतलब नई टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, स्किल्ड लेबर होना चाहिए। नई से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप इनका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। तो इंडस्ट्रियल तो यानी औद्योगिक है, तो उसकी डिज़ाइन ही डिफरेंट तरीके से होती है। तो आपके इनकी डिज़ाइन अलग होती है, इसकी डिज़ाइन अलग होती है। तो जहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन किया जाता है। उसमें आपको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग एक साथ एक जगह पर रहते हैं, तो वहाँ पर उसके हिसाब से काम किया जाता है कि आपका वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, ओपनिंग काफ़ी होनी चाहिए, मतलब आपको गेट वगैरह काफ़ी प्रोवाइड करने होते हैं, और लार्ज एरिया होता है जो कि विदाउट कॉलम होता है। तो इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। तो यानी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आता है तो उसमें आपको 3 तरीके के कंस्ट्रक्शन हैं, और इनको आपको अलग अलग एक्सप्लेन करना होगा। तो ये आपकी बुक्स में से आप पढ़ लेंगे, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, और ये आप बुक में देख के करेंगे। ठीक है, फिर अब है आपका स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि कोई भी जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यानी निर्माण कार्य के लिए आपकी क्या क्या स्टेजेस हो सकती है। तो इसको हिंदी में कहें तो हिंदी निर्माण परियोजना के चरण। ठीक है, स्टेज यानी तो चरण है आपका, और ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यानी निर्माण परियोजना। तो निर्माण परियोजना के चरण, तो आपके किसी भी निर्माण परियोजना के क्या क्या चरण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कार्य की परिकल्पना करना, फिर सेकंड हो सकता है आपका परिकल्पना का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना, तीसरा हो सकता है डिजाइन और ड्राइंग का आवा आ, आ, आगणन तैयार करना, निर्माण एजेंसी या ठेकेदार का चुनाव। नेक्स्ट हो सकता है धन, सामग्री, उपकरण व संयंत्रों की व्यवस्था। नेक्स्ट हो सकता है आपका निर्माण व पर्यवेक्षण, और नेक्स्ट होगा आपका कार्य का
उपयोग एवं रख रखाव। तो यानी ये इसके सीक्वेंस है, ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद में ये लिख दो ये लिख दो, ऐसा नहीं है, ये इनके सीक्वेंस है, ये इसी फॉर्म में काम करते हैं। तो यानी किसी भी कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट है, अगर उसको मुझे खत्म करना है तो उसके ये चरण होंगे। तो यानी कि कार्य का कार्य की परिकल्पना करना। तो कार्य की परिकल्पना का जो मतलब है, उसका मतलब ये कंसेप्शन या आइडिया ऑफ वर्क। तो इसको जैसे अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि कंसेप्शन या आइडिया ऑफ वर्क, यानी कि किसी भी कार्य को अब मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा तभी तो मैं उसको पूरा कर पाऊँ, मतलब एग्जीक्यूट कर पाऊंगी। तो यानी सबसे पहले उस चीज का आइडिया आना, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एक मकान बनाना है, तो पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आएगा कि मुझे एक मकान की ज़रूरत है, मैं उसको मुझे बनाना चाहिए, मैं उसे कहाँ बनाऊँ कैसे बनाऊँ, लेकिन मेरे दिमाग में पहले ये आइडिया आना चाहिए कि मुझे मकान बनाना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कहीं से अपन को कोई फ्लाईओवर निकालना होता है, तो पहले अपने दिमाग में एक आइडिया आता है कि मुझे ऐसा एक फ्लाईओवर की ज़रूरत है और मुझे ये बनाना चाहिए। फिर अपन उसके अनुसार उसके फायदे नुकसान ये सोचते हैं और आगे सब कुछ कल्पना करते हैं, लेकिन पहले एक आइडिया आता है। तो वो आइडिया आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर वो इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि यानी कि उसके फायदे इतने ज़्यादा होने चाहिए कि आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाएं। तो यानी कि आपको उसके प्रति उत्साह भी पैदा रखना होता है, उसके अलावा आपको उसको आगे बढ़ाए रखने के लिए भी आपको मतलब अपने आप को प्रेरित रखना होता है, ताकि वो आप काम कर सके। ऐसा नहीं हो कि आज तो मैंने मकान के लिए सोचा, कल को मैं कुछ और के लिए सोचूं, तो ऐसा नहीं है। आपको किसी एक चीज के लिए प्रॉपर एक आइडिया ऑफ वर्क होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका परिकल्पना का अध्ययन एवं मूल्यांकन। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टडी एंड एवोल्यूशन ऑफ कंसेप्शन। यानी कि अब आप क्या करेंगे कि आपने जो आइडिया लिया उसके बारे में आप सोचेंगे कि उसमें मेरे को कितना तो धन लगेगा, उसमें कितना तो समय लगेगा, और उसमें सामग्री क्या क्या लगेगी, और जब मैं करूँ तो उससे मुझे क्या क्या तो लाभ हो सकते हैं। तो यानी कि अब मैंने क्या किया, उसके बारे में अध्ययन किया, उसका मूल्यांकन किया। यानी कि मैंने धन के बारे में सोचा, मैंने समय के बारे में सोचा कि कितना समय लग जाएगा, सामग्री के बारे में सोचा, और मैंने लाभ के बारे में सोचा कि भाई मुझे इससे क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, मुझे कितनी देर में कितने दिन में ये बढ़ाऊं कि मतलब मुझे ये लाभकारी सिद्ध हो जाए। तो यानी कि ये मैंने परिकल्पना का अध्ययन व मूल्यांकन किया। अब नेक्स्ट क्या करती हूँ मैं, डिजाइन एवं ड्राइंग का आगणन तैयार करना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अपन पहले मतलब आपने जो सोचा है, जैसे मकान सोचा है तो पहले मकान की डिजाइन सोचेंगे। अगर आप सड़क का निर्माण करते हैं तो सड़क के लिए उसका एरिया, उसका सर्वे वगैरह सब कुछ तैयार करते हैं। तो यानी कि आप पहले उसकी डिजाइन व ड्राइंग तैयार करना, पहले आपको ये सब करना होता है, तभी जाके आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यानी आप पहले जाके वहाँ पे सर्वे करें, वहाँ पे उसकी मृदा का परीक्षण करें, वहाँ के आसपास के वातावरण को देखें, आपके वहाँ पे कहाँ कहाँ से आपको निर्माण सामग्री अवेलेबल हो सकती है, ये सब देखना, श्रमिकों की उपलब्धता है या नहीं है। यानी कि मुझे अगर कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए मैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये सब आपको पहले से ही उनके बारे में देखना होगा। तो ये सब आपका क्या होगा, डिजाइन एंड ड्राइंग का आगणन करना। फिर नेक्स्ट है निर्माण एजेंसी या ठेकेदार का चुनाव करना। तो अगर मुझे एक बड़ा काम करवाना है, और ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने तो सोचा और मैं ही जाके उसे बना लूंगी, उसको बनाने के लिए तो कोई किसी और की आवश्यकता होगी, और ऐसे किसी इंसान की जरूरत होगी जो कि ये काम करता रहता है। तो वो क्या कौन होते हैं, ठेकेदार, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते रहते हैं। तो अब मुझे क्या होता है कि बहुत सारे ठेकेदारों में से एक ऐसा ठेकेदार ढूंढना होता है जो कि मेरी क्वालिटी और जो मेरी क्वांटिटी है, यानी कि जो मेरे लगने वाले पैसे हैं और जो मेरी क्वालिटी है उनको मेंटेन रखेगा। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि टेंडर करती हूँ, ठीक है। तो इसे टेंडर या फिर इसे निविदा कहते हैं, ठीक है। तो आप टेंडर करते हैं, टेंडर फॉर्म भरवाते हैं, टेंडर फॉर्म में बहुत सारे ठेकेदार होते हैं जो अपनी अपनी रेट्स लिखते हैं। फिर उनमें से जो ऐसा ठेकेदार को मैं चूज करती हूँ जो कि मेरी क्वालिटी और मतलब पैसे हैं उनमें मिनिमम हो, इकोनॉमिकल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दूंगी इकोनॉमिकल के चक्कर में। तो मतलब मैं ऐसा भी देखूंगी कि जो क्वालिटी भी मेंटेन करे, और चाहे मेरे थोड़े पैसे लग जाए लेकिन वो क्वालिटी को मेंटेन करके चले, क्योंकि फिर आगे चलकर नुकसान होगा। तो इसीलिए अपन ठेकेदार का चुनाव करते थ्रू टेंडर, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका धन सामग्री उपकरण संयंत्रों की व्यवस्था करना। अब यानी कि आप क्या करना होगा कि आपने टेंडरिंग कर दी, अब आपको धन सामग्री उपकरणों का मतलब वो करना होगी कि व्यवस्था की मैं कैसे करूं। अब धन वन की मुझे जरूरत होगी तो मैं पहले ही सोच के रखूंगी कि मुझे ये पैसे कहाँ से लेने होंगे। कुछ पैसे जैसे खुद के पास हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि अपन जॉइंट में कोई कंपनी खोले और उसमें 2-3 लोग मिलकर एक कोई कम चलाएं, फिर उनके उनके सबके मिलके पैसे काम में आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि बैंक से लोन लें। तो इस तरीके से यानी आप धन का अरेंजमेंट करते हैं, सामग्री और उपकरण का अरेंजमेंट जैसे ठेकेदार करता है, तो फिर उसको पहले धन प्रोवाइड करना कि कुछ पैसे आप पहले ले लीजिए, कुछ पैसे जब आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो उसके बाद लिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी सामग्री और उपकरण ठेकेदार करता है, तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता होती है। संयंत्रों की जो आपके कंस्ट्रक्शन में काम आने वाले इक्विपमेंट है उनको भी मतलब आप व्यवस्था करना, तो ये सब आपका आएगा धन सामग्री उपकरण व संयंत्रों की व्यवस्था। इसको इंग्लिश में कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ मनी मटेरियल इक्विपमेंट एंड प्लांट्स। ठीक है, फिर अब आपका नेक्स्ट है निर्माण व पर्यवेक्षण। अब इसमें क्या होगा कि यानी जब आपने कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन। यानी अब आप क्या करें कि आपने जब काम शुरू कर दिया है तो अब आपके काम को आपको देखते रहना है। ये जब वो निर्माण कार्य हो रहा है तो उसका सुपरविजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने किसी को काम दे दिया है तो अब वो आपने ध्यान नहीं दिया तो वो अगर उसको बिगाड़ देता है तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं आपको, क्योंकि वो सौंप देगा उसके बाद में वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आपको समय समय पर जाकर जांच करनी होती है। तो जैसे यहाँ पर भी अगर अपन अगर गवर्नमेंट की भी बात करें तो एक जयन लगा हुआ रहता है हर साइट के लिए, जो पर्टिकुलर समय समय पर जाकर ठेकेदार के द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन या पर्यवेक्षण करता रहता है। तो यानी कि आपके हर काम में, सिमिलरली प्राइवेट में भी ऐसा लगा हुआ था कि आप एक इंजीनियर को अपॉइंट करते हैं जो कि समय समय पे वहाँ पे क्वालिटी को भी चेक करता है और इस तरीके से। तो यानी कि आपके निर्माण कार्य होना और उसके साथ साथ ही उसका पर्यवेक्षण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छा कंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कार्य का उपयोग व रख रखाव। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ वर्क। तो यानी अब इसमें क्या होगा कि जब आपको वो ठेकेदार के द्वारा काम करके फिर आपको सपुर्द कर दिया गया, ओनर को मिल गया है, अब आपको क्या करना होगा कि उसका उपयोग करेंगे और उसके साथ साथ उसको मेंटेन करेंगे। यानी कि कई बार समस्याएं आपके जब इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आने लगती है, तो उसको आपको समय समय पे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जो आपके जैसे अगर मान लीजिए किसी बिल्डिंग की लाइफ आपकी 50 साल है, तो वो अगर आपने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया तो वो घट के 25 भी हो सकती है। तो यानी कि आप 50 साल से 25 साल पर भी आ सकते हैं। तो आपने ये सोच के बनाया होगा कि मैं 50 साल तक फ्री हो गया या 50 साल तक मेरा ये काम चलता रहेगा, तो आपकी वो लाइफ स्पान कम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसका रख रखाव समय समय पर अच्छे तरीके से करते रहे। तो ये आपकी स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। अगर आपसे एग्जाम्पल में आता है, आपके एग्जाम में आता है, तो आपको ये सारी स्टेजेस बतानी है और इनके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। तो आपको ये मैंने समझा दिया कि हर स्टेज के अंदर क्या क्या है। नॉर्मली अपन को इनके नाम से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है, लेकिन आपको ये स्टेजेस के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। और जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये आपको प्रॉपर ढंग से याद होनी चाहिए कि 3, 4, 5, 6 और 7 स्टेजेस में मेरा कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और मुझे एक एक के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो उसमें जो सिलेबस है यूनिट नंबर 1 में वो है कंस्ट्रक्शन टीम। कंस्ट्रक्शन टीम को हिंदी में कहते हैं निर्माण दल। ठीक है, अब आपके कंस्ट्रक्शन टीम में 3 जो होते हैं लोग वो होते हैं, एक तो होता है मालिक, दूसरा होता है इंजीनियर और तीसरा होता है ठेकेदार। मालिक को इंग्लिश में ओनर कहते हैं, इंजीनियर को इंजीनियर ही कहते हैं और ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है तीनों का क्या क्या रोल होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगी। तो मालिक कौन होता है? मालिक वो होता है जो कि आपको सबसे पहले जानकारी देता है कि क्या बनाना है। ठीक है, उसके लिए धन सामग्री इकट्ठा करना, समय समय पर उसे प्रदान करना, अगर कोई हानि लाभ जोखिम आ जाता है तो उसको वहन करता है, मालिक ही वहन करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में नहीं होता ओनर, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट होती है, उसके अलावा काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो वो सब उसके ओनर हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके लिए आपको मालिक क्या करता है, एक योग्य इंजीनियर और ठेकेदार का चयन करता है। तो ये मालिक का
काम है, ठीक है। नेक्स्ट है इंजीनियर। इंजीनियर का काम इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, यानी कि ड्राइंग बनाना, उसके लिए आपको कोई तरीके के, जैसे भूमि मिट्टी का आपको कोई सर्वे करना पड़ता है, सर्वे भी करना पड़ सकता है। उसके अलावा कोई टेस्टिंग करनी है, जब आपका एक वहाँ पर मतलब जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर आपको टेस्ट करने पड़ सकते हैं, आपके कंक्रीट की टेस्टिंग करना, अगर सड़क का निर्माण हो रहा है तो बिटुमिन की टेस्टिंग करना। तो ये सब जो भी टेस्टिंग का काम है, यानी मूल्यांकन करना, पर्यवेक्षण करना, डिज़ाइन बनाना, ड्राइंग बनाना, ये सारे काम आपका एक इंजीनियर करता है, जो कि आपके जब कंस्ट्रक्शन काम हो रहा होता है उससे पहले भी इसका काम होता है और कंस्ट्रक्शन के समय भी इसका काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ठेकेदार। ठेकेदार का काम क्या होता है कि आपका काम को एग्जीक्यूट करवाना। तो जैसे कि जो आपने ड्राइंग प्रोवाइड करी, जो आपने डिज़ाइन प्रोवाइड करी, उसको वैसा का वैसा क्वालिटी मेंटेन करते हुए कंस्ट्रक्शन करना, जो भी आपने प्रोविज़न बताए वो सारे फुलफिल होने चाहिए। तो ये सब काम आपके ठेकेदार के होते हैं। तो आपके किसी भी कंस्ट्रक्शन टीम में ये 3 लोग आते हैं, इन तीनों को आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है अगर आपका एग्जाम में आता है तो, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको यूनिट नंबर 1 के 3 टॉपिक बताए गए, नेक्स्ट क्लास में आपको 3 टॉपिक बताए जाएंगे, तो आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी 309 में से, ठीक है।